नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम अहम खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और तेज हो गया है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस हर चुनाव में मिली करारी हार से बौखला चुकी है, इसीलिए उनके नेता अब कुछ भी बोल रहे हैं। उन्होंने विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक कांग्रेस की हार को इसकी वजह बताया। छत्तीसगढ़ में सियासी तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू हुई क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा है। ये 5 दिवसीय प्रदर्शनी महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है और देश भर के पारंपरिक हस्तशिल्पों के एक मंच पर लाकर स्वदेशी कारीगरों को प्रोत्साहित करती है। मुख्यमंत्री ने इसे मेड इन इंडिया अभियान के अनुरूप बताया। कहा कि इस पहल का उद्देश्य न केवल स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है, बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास के निर्माण से सशक्त बनाना भी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी से शिल्पकारों को एक राष्ट्रीय पहचान मिलती है और युवाओं को भी नए अवसर प्राप्त होते हैं। कार्यक्रम में कई राज्यों के कारीगरों की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। श्रीमती आनंदीबेन पटेल महामहिम गवर्नर उत्तर प्रदेश, उनके अध्यक्षता में मेरे मुख्य आतिथ्य में देश भर के अलग अलग राज्यों के सभी प्रकार के हस्तशिल्प के कलाकारों की कला प्रदर्शनी का ये 5 दिवसीय उत्सव अहिल्या महारानी के जन्मोत्सव के क्रम में ही एक तरह से माना जा सकता है, जब उनने लोगों की जिंदगी की बेहतरी के लिए स्वरोजगार बनाते बनाते सशक्तिकरण की दिशा में आगे कदम बढ़ाया। स्वदेशीकरण, और यही यशस्वी प्रधानमंत्री का मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है। हमारे बीच जब यशस्वी प्रधानमंत्री परसों पधार रहे हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के ऐसे सेक्टरों से जिसमें हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिले, नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिले, रोजगार के अवसर मिले, सुशासन की दरकार हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पूर्व अवसर पर जिस प्रकार से तैयारियां की जा रही है, बहनों के द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर के चिंता की जा रही, मैं उससे संतुष्ट हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का परसों आने वाला भोपाल मध्य प्रदेश का दौरा अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और बहुत आनंद के साथ पूरा आयोजन संपन्न होगा। मेरी अपनी ओर से ग्राम श्री प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर। तो वहीं पर रायपुर में कपड़ा दुकान से 27 लाख रुपए की चोरी के मामले में थाना बिर्रा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी का मुख्य आरोपी विजय कश्यप, जो पूर्व में उसी दुकान में ड्राइवर के रूप में कार्यरत था, को थाना हसौद के ग्राम मालदा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शक्ति जिले के हसौद थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। बिर्रा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ा और क्षेत्राधिकारी के मुताबिक उसे हसौद थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद हसौद पुलिस ने आरोपी को रायपुर पुलिस को सौंपा। आरोपी के कब्जे से 500, 200 और 100 रुपए के कई बंडल जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल राशि लाखों में है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से चोरी की थी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि चोरी की राशि का कितना हिस्सा अब तक खर्च किया जा चुका है। तो वहीं दुर्ग जिले के टाउनशिप क्षेत्र में 27 मई की देर रात लकड़बग्घा दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर वन विभाग को भेजा, जिसके बाद विभाग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए 2 टीमों का गठन कर सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इससे पहले भिलाई में तेंदुआ देखे जाने की खबर सामने आई थी, जिसे वन विभाग ने खारिज कर दिया था, लेकिन अब लकड़बग्घा के दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग के अधिकारी दिनेश कपिल ने वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि ये लकड़बग्घा ही है और लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपील की है कि यदि किसी को लकड़बग्घा नजर आए तो तुरंत वन विभाग से संपर्क करें और जानवर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लकड़बग्घा एक सुरक्षित वन्यजीव है और इसे नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है। विभाग लगातार निगरानी में जुटा हुआ है।
तो वही रतलाम जिले के विलपांक थाना क्षेत्र स्थित चकलिया टोल प्लाजा पर अवैध वसूली और गुंडागर्दी का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी सुनील गुजर पर टोल संचालक से हर महीने 50,000 रुपए की अवैध वसूली की मांग का आरोप है। जब टोल संचालक ने यह देने से इनकार किया तो 8 मई को सुनील गुजर ने टोल कर्मचारियों को बरगलाकर कुछ घंटों के लिए टोल फ्री करवा दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान कई वाहन बिना टैक्स चुकाए टोल पार कर गए। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें टोल संचालक ने जारी किया है। पुलिस ने आरोपी सुनील गुजर के खिलाफ धमकाने और अवैध वसूली की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी स्थानीय विधायक मथुरालाल डामर का करीबी है। इस प्रकरण के बाद सुनील गुजर ने एसपी कार्यालय का घेराव कर खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया, लेकिन अब टोल कर्मचारी ने ही उसकी पोल खोल दी है। उन्होंने लिखित रूप में बताया कि सुनील ने उन्हें बहला फुसलाकर टोल फ्री करवाया था। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि उन्हें समय पर वेतन मिल रहा है और सुनील गुजर के दावे पूरी तरह से झूठे हैं। जी, अभी 8 मई 2025 को एक घटना हुई थी। हमारा टोल फ्री कर दिया गया था सुनील गुज्जर के द्वारा। ठीक है, उन्होंने हमारे स्टाफ को गुमराह करके टोल को हमारे फ्री किया था। तो सी शिफ्ट हमारी कोई नहीं चढ़ी थी, तो वो टोल 4 बजे से लेकर शाम के 5:37 से 36 मिनट तक टोल फ्री हमारा चला कंटिन्यू लगातार, जो कि हमारी राजस्व हानि हुई है गवर्नमेंट की, MPRDC के। हाँ, कर्मचारियों ने बताया और माफ़ीनामे पे भी साइन करके दिया है। उन्होंने साइन किया माफ़ीनामे पे कि हमें गुमराह किया गया था, उसके तहत हमने टोल फ्री का और ये धरना प्रदर्शन किया। सबकी सैलरी टाइमली जो है MPRDC का मिनिमम वेजेस के तहत हर 6 मंथ में सभी की सैलरी बढ़ाई जाती है। सुनील गुज्जर जी हमसे पहले से मैनेजर से बराबर धमकी देते चले आ रहे हैं कि हमारे भाई को रखा जाए, ठीक है, और हमें भी सैलरी दी जाए और हम अपना अटेंडेंस साइन करते रहे, लेकिन ड्यूटी ना आए। 6 महीने में बढ़ रही है सैलरी, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी प्रॉपर मिल रही है? मिल रही है। तो कभी अब धरने आंदोलन की जरूरत तो नहीं है? नहीं, कंप्लेन साइन करवा लिए है, कोई ऐसा नहीं है। चिकलिया टोल प्लाजा है, मैं TC पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ और हमारे को TC के थ्रू गुमराह किया गया था टोल फ्री करने के लिए, पर हमारा सैलरी से रिलेटेड कोई वो नहीं है। हमारा कंपनी के थ्रू हर 6 महीने में सैलरी प्रॉपर तरीके से इंक्रीमेंट होके मिल रहा है। नहीं सर, कोई आंदोलन नहीं करना चाहते और प्लस हमारे को कंपनी के द्वारा प्रॉपर बेस पे सैलरी मिल रही है। प्लस राज्य सरकार जहां जमीन की खरीदी, बिक्री, नामांतरण और बंटवारे की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है, वहीं धमतरी शहर से भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। शहर निवासी शिवा प्रधान ने जमीन के नामांतरण के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनके मुताबिक पटवारी कार्यालय के कर्मचारी ने नामांतरण के बदले 4,000 रुपए की मांग की। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो कर्मचारी ने जवाब दिया कि ये राशि पटवारी और तहसीलदार को देने के लिए जरूरी है, तभी आगे बढ़ पाएगा। इस व्यवहार से परेशान होकर शिवा प्रधान ने सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में जाकर इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टरेट ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। इस घटना से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आम नागरिकों की जागरूकता बढ़ रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी और महालेखाकार छत्तीसगढ़ के पूर्व सलाहकार CA अमित चिमलानी ने कांग्रेस के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश की हर उपलब्धि से तकलीफ होती है और वो हमेशा नकारात्मक बयानबाजी करती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान पर पलटवार करते हुए अमित चिमलानी ने कहा कि भूपेश जी को अपनी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आय के आंकड़े भी जांचने चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के खाते में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे डाले हैं। इसी अवधि में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो देशवासियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। अमित शाह चिमलानी में कहते हुए नजर आए कि देश का बजट भी 16 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए हो गया है और प्रति व्यक्ति आय भी सुधार हुआ है। देशवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का 85% भ्रष्टाचार पहले ही खदेड़ दिया गया है। अमित शाह ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा है कि देश की उपलब्धियों को बदनाम करना अक्षम्य है और ये देश के हित के खिलाफ है।
तो बीते दिन सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अचानक कांकेर जिले के मांदरी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया। हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचे मुख्यमंत्री ने सीधे आंगनबाड़ी भवन का निरीक्षण किया। वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने मुख्यमंत्री का स्थानीय फूलों से बनाया हुआ गुलदस्ता भेंट कर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ बातचीत की और उनके अक्षर ज्ञान और आंगनबाड़ी केंद्र की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। बच्चों ने कविता भी सुनाई, जिसे मुख्यमंत्री ने बड़ी प्रसन्नता से सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को अपने हाथों से चॉकलेट भी वितरित किए और उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने अधिकारियों से आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, विशेषकर भोजन व्यवस्था की जानकारी ली और आवश्यक सुधार और निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के साथ उनके प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव डॉक्टर बसवराजू एस, कमिश्नर डॉक्टर डोमन सिंह, कलेक्ट्रेट नीलेश क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक IK एलेसेला और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस अचानक दौरे से आंगनबाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता और बच्चों की भलाई के प्रति सरकार की संवेदनशीलता झलकती है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि विकास के तेज दौर में अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। और आजकल जो मौसम में बदलाव हो रहा है वो इस बात की सबसे बड़ी गवाही है। रिपोर्ट देखिए। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली NCR में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी IMD ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडीन जूलियन ऑसिलेशन MJO जैसे कारक, जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव, मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन।
धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन गया है। प्रकृति की चेतावनी समझिए और समय रहते। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत पहलगाम हमले के बाद भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों में पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों के बड़े जत्थे को वापस बांग्लादेश भेजा गया है। आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो 500 से ज्यादा घुसपैठियों को उनके देश भेजा गया है। ये केवल एक घटना नहीं बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही समस्या की वानगी है, जो भारत की सुरक्षा, जनसंख्या प्रबंधन और आंतरिक नीति पर गहरा असर डालते हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत में आंतरिक असुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने अवैध रूप से देश में आए घुसपैठियों को देश से बाहर भेजने का काम शुरू कर दिया है। करीब 500 से अधिक घुसपैठियों को वापस भेजने का काम किया गया है। इन्हें देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बांग्लादेश और भारत के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कई स्थानों पर खुली है और असुरक्षित है। यह भूगोल अवैध रूप से भारत में प्रवेश को आसान बना देता है। आर्थिक कारण, रोजगार की तलाश, राजनीतिक उत्पीड़न और कभी कभी देश को अशांत करने के मकसद से दूसरे देश के लोग बड़ी संख्या में भारत की ओर रुख करते हैं। कई लोग सीमावर्ती राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में प्रवेश करते हैं, जबकि कुछ आगे बढ़कर महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान तक पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि यह मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन इस पर आज तक सख्त कदम नहीं उठाया जा सका है। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं। लेकिन पहलगाम घटना के बाद जब लगा कि नहीं, देश को इससे असुरक्षा है, तब सरकार जागी है और इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार भारत में प्रवेश करने के बाद अवैध घुसपैठिए स्थानीय नेटवर्क की मदद से फर्जी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड हासिल कर लेते हैं। कई बार इन्हें धार्मिक या सामाजिक संगठनों से मदद मिलती है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि ये लोग मदरसों में आश्रय पाते हैं, जहां से उनकी पहचान छिपाने में मदद की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही बीते वर्ष वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आते हैं और मदरसे में ठहरते हैं और उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी बनते हैं और फिर उनको जमीन दिलाने का काम किया जाता है। अभी एक रिपोर्ट आई है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट,
ये मैं पत्रकार भाइयों को दे दूंगा, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। इसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, मदरसों में ठहरते हैं और मदरसों में ठहर करके उनके लिए आधार कार्ड बनता है, उनका वोटर आईडी बनता है, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाता है, उनको राशन कार्ड बनता है और फिर उनको जमीन दिलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है। इस तरीके का काम कर रहे हैं। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये विद्रोह सिर्फ लंबोदर जी का सवाल नहीं है, ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये आजसू का सवाल नहीं है, ये सवाल झारखंड के अस्तित्व का है और झारखंड के हमारे भाई और बहनों का अस्तित्व का सवाल है। वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने हाल ही में इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि there was an incident few days back where these people had, Bangladeshi people had come and raised their hands on a local fisherman. We are absolutely very clear that there are central government and the state government, we are very clear that there we will not allow any Bangladeshi and Rohingya Muslim. इसके चुनौतियां और समाधान की अगर बात करें तो आपको बता दें कि अवैध घुसपैठ केवल एक सुरक्षा मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवीय और प्रशासनिक चुनौती भी है। भारत सरकार को इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारे एंगल से सोचने की जरूरत है, जैसे सीमा सुरक्षा, बॉर्डर पर निगरानी और अधिक मजबूत करना होगा। वहीं बीएसएफ और तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग आवश्यक है। डिजिटल पहचान प्रणाली, आधार जैसी प्रणालियों को और अधिक सुरक्षित बनाना होगा ताकि फर्जी दस्तावेज तैयार करना आसान न हो। स्थानीय सहयोग, स्थानीय प्रशासन को सख्ती से निर्देश देने होंगे कि फर्जी दस्तावेज जारी करने वाले नेटवर्क की पहचान कर कार्रवाई की जाए। कूटनीतिक संवाद, सबसे महत्वपूर्ण है कि कूटनीतिक संवाद भारत और बांग्लादेश के बीच संवाद को बढ़ावा देना होगा ताकि दोनों देश मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकें। क्योंकि भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन इस सहिष्णुता का दुरुपयोग करके अवैध रूप से भारत में बसना न केवल देश की संप्रभुता के लिए खतरा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। यह आवश्यक है कि सरकार और नागरिक दोनों मिलकर इस समस्या से निपटे, ना तो नफरत फैलाएं और ना ही कानून का उल्लंघन होने दें। यह संतुलन ही भारत की असली। भारत में आंतरिक असुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने अवैध रूप से देश में आए घुसपैठ। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।